In the last session, I have discussed with you section 16 of undue influence. सेक्शन 16 सब सेक्शन फर्स्ट में हमने undue influence का मीनिंग देखा और सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में हम वो सिचुएशन देख रहे हैं जब हम ये मान लेंगे कि एक पर्सन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कब एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है वो हमने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में सीखा। कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं, अगर वहाँ पार्टी सेक्शन 16 क्लेम करे तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है, प्रिजम्पशन ले लेता है, कोर्ट मान लेता है हाँ भाई ठीक बात है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर कोर्ट आपके पक्ष में अनड्यू इन्फ्लुएंस ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ प्रिजम्पशन का कंसेप्ट। ए और बी टू पार्टीज हैं। मान लीजिए बी ने क्लेम किया सेक्शन 16 क्लेम किया बी ने, और कोर्ट ने प्रिजम्पशन ले लिया बी के पक्ष में, बी के फेवर में प्रिजम्पशन ले लिया, तो यहाँ ए की पोजीशन वीक हो जाती है केस में, क्योंकि ए को ये साबित करना पड़ेगा कि उसने यूडीआई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो अगर एक पार्टी के पक्ष में कोर्ट प्रिजम्पशन ले ले कि यस सेक्शन 16 यूज हुआ है, तो ए को अब कोर्ट में केस जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्ट की इस प्रिजम्पशन को रिबूट करना पड़ेगा, यानी खंडित करना पड़ेगा। तो कोर्ट किन रिलेशनशिप में ये प्रिजम्पशन ले सकती है वो हमने पढ़ा। द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स यूजुअली रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस: पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्जियन एंड वार्ड, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, religious advisor and disciple, doctor and patient, master and servant, solicitor and client, fiance and fiancée। इन सब रिलेशनशिप के लिए कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है। लेकिन 3 ऐसे रिलेशनशिप हैं जहां कोर्ट प्रिजम्पशन कभी लेगा ही नहीं। अगर कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं लेगा, फॉर एग्जांपल बी ने क्लेम किया यूडीआई को और कोर्ट ने प्रिजम्पशन नहीं लिया, फिर बी को साबित करना पड़ेगा कि वहाँ पे ए ने सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया है। तो ये फ़र्क पड़ जाता है किसी भी केस में प्रिजम्पशन का। अगर प्रिजम्पशन ले लिया है तो दूसरी पार्टी को साबित करना पड़ेगा कि उसने यूडीआई नहीं किया, और कोर्ट ने अगर प्रिजम्पशन नहीं लिया, ठीक है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सेक्शन 16 यूज़ हुआ है। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रिजम्पशन इन अ सेक्शन 16। तो इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस हम करेंगे बेटा, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस करेंगे और बर्डन ऑफ प्रूफ करेंगे कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, और अनकॉन्साइनेबल ट्रांजैक्शन के बारे करेंगे। फिर रिबूटिंग ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, कैसे आप रिबूट करेंगे। अगर कोर्ट ने आपके अगेंस्ट प्रिजम्पशन ले लिया है तो आप कैसे इस बात को खंडित करेंगे, कैसे इस बात को रिबूट करेंगे, ये चीज़ हम आज की क्लास में सीखेंगे। यानी सेक्शन 16 को हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे, और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 एंड विच इज़ द सेक्शन ऑफ फ्रॉड। सेक्शन 16 को ख़त्म करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉड के बारे में। आइए सेक्शन 16 में देखेंगे पहले इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या इफेक्ट रहेगा, आइए सेक्शन 16 में करेंगे। एन एग्रीमेंट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से शाबाश, जैसे मान लीजिए ए एक्सरसाइज्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर बी, तो ए के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल मतलब बी चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है और बी चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ध्यान से बेटा आपने बात देखनी है। एन एग्रीमेंट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु इज सो एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द कोर्ट में सीम जस्ट एंड इक्विटेबल। तो आपने दोनों इफेक्ट के, अनड्यू इन्फ्लुएंस की इन दोनों बातों को याद रखना है। मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछूंगा, जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो इसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है। कि एक तो पहला इफेक्ट तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, और किसके ऑप्शन पर वॉइडेबल है, जो इंजर्ड पार्टी है, जो इफेक्टेड पार्टी है, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी एग्रीमेंट को वॉइडेबल पढ़ते हैं तो आपने ध्यान से देना है, ध्यान से समझना है कि वॉइडेबल की डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो a contract is voidable always at the option of the injured party, always at the option of the aggrieved party।
An agreement caused by undue influence is voidable at the option of the party whose consent was so obtained. Such contract may be set aside either absolutely or if the party who is, आप ध्यान से बात को सुनेंगे, सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु इज सो एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, और जो भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 16 के तहत अवॉइड करना चाहती है, इस एग्रीमेंट को अवॉइड करना चाहती है, तो अगर उसने कोई बेनिफिट ले लिया है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द कोर्ट में जस्ट सीम जस्ट एंड इक्विटेबल। तो ये पावर कोर्ट के पास है कि कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से कैंसिल करवाएगा अगर पार्टी जो कैंसिल करना चाहती है उसको कुछ बेनिफिट रिसीव हो चुका है तो। आइए ध्यान से, बर्डन ऑफ प्रूफ टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्लेंटिफ हैज़ टू एस्टेब्लिश दैट, प्लेंटिफ को क्या साबित करना पड़ेगा, द अदर पार्टी वाज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल, उसे साबित करना पड़ेगा कि दूसरी पार्टी इस पोजीशन में थी कि उसकी विल को डोमिनेट कर सकती थी। मियर प्रूफ ऑफ नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप इज़ नॉट सफिशिएंट, सिर्फ ये बात ना काफ़ी रहेगी ये कि दो पार्टीज़ आपस में नियर रिलेशनशिप में हैं, सिर्फ इतनी ही बात साबित नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो mere proof of nearness of relationship is not sufficient for the court to assume that one person was in position to dominate the will of the other। तो इसके अलावा क्या बात साबित करनी पड़ेगी, the other party has actually used his influence to obtain the plaintiff consent to contract, और transaction is unconsignable यानी unreasonable। ये तीनों बातें साबित करनी पड़ेगी, एक तो nearness of relationship and the other party uses his position to dominate the will of the other party and to get the consent of the weaker party, और ट्रांजैक्शन अनकॉन्साइनेबल है, अनरीजनेबल है, यानी एक पार्टी ने अनड्यू प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, इन केस ऑफ अनकॉन्साइनेबल ट्रांजैक्शन द डोमिनेंट पार्टी हैज़ टू प्रूव दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, और जहाँ ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल है यानी 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में आपने बेच दी। ठीक है, कब एक ट्रांजैक्शन को अनकॉन्साइनेबल ट्रांजैक्शन कहेंगे, अनकॉन्साइनेबल ट्रांजैक्शन मतलब 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बदल दी, खरीद ली। अगर आपने 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में खरीद ली और सामने वाली पार्टी कहती है कि सेक्शन 16 यूज़ किया है इसने, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, अगर आपने 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में खरीदी है, 10 रुपये में खरीदी है और सामने वाली पार्टी सेक्शन 16 को क्लेम कर रही है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो आपने ट्रांजैक्शन करी ये अनकॉन्साइनेबल नहीं है, यानी ये रीजनेबल है, अनरीजनेबल नहीं है। व्हेन अ पर्सन हु इज़ इन अ डोमिनेंट पोजीशन, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, व्हेन अ पर्सन हु इज़ इन अ डोमिनेंट पोजीशन, व्हेन अ पर्सन, आप ध्यान से बात को सुनेंगे, व्हेन अ पर्सन हु इज़ इन अ डोमिनेंट पोजीशन टू मेक एन अनरीजनेबल यूज ऑफ हिज सुपीरियर पावर and enters into a bargain which is so much to his advantage that he shocks the conscience or makes an exorbitant profit of ones that others distress, the transaction is said to be unconsignable। अनकॉन्साइनेबल ट्रांजेक्शन वहाँ मतलब जहाँ आप दूसरे के एक्सपेंस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाएं, अनरीजनेबल प्रॉफिट कमाएं, जरूरत से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और वो सिरे से ही अनरीजनेबल लगे, तो उसे कहते हैं अनकॉन्साइनेबल ट्रांजेक्शन। शाबाश, अब ध्यान से आपने देखना है बेटा। रिबूटिंग द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर आपके अगेंस्ट कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है कि एक्सरसाइज करी हो, कोर्ट टेक्स प्रिजम्पशन अगेंस्ट यू दैट यू हैव यूज्ड सेक्शन 16 यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने यूज़ किया है, तो आपने कोर्ट की इस धारणा को तोड़ना है। प्रिजम्पशन मतलब धारणा को तोड़ना है, और आप कोर्ट की इस विचार को, धारणा को कैसे तोड़ोगे, 3 बातें हैं। द डोमिनेंट पार्टी हैज़ मेड फुल डिस्क्लोजर, आप ये साबित कर दो कि आपने फुल डिस्क्लोजर किया था, कोई भी बात छुपाई नहीं थी, ऑफ फैक्ट्स टू द अदर पार्टी बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और आप ये साबित कर दो प्राइस वाज एडिक्वेट, और ये साबित कर दो वीकर पार्टी इज इन अ रिसीट ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस बिफोर मेकिंग द प्रॉमिस। आप इन 3 बातों में से कोई भी बात साबित कर दोगे तो कोर्ट की प्रिजम्पशन रिबूट हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। प्रिजम्पशन खंडित होने के बाद ये केस फिर नॉर्मल हो जाएगा। जो पार्टी बेटर एविडेंस देगा, जो पार्टी सही पक्ष रखेगा, उस पार्टी के पक्ष में वो फैसला जाएगा। आइए अब हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानशीं वुमेन। पर्दानशीं वुमेन मतलब लिटरल मीनिंग नहीं लेना, जो पर्दे में रहती है, जो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती, आउटसाइड मेल मेंबर से बात भी नहीं करती, तो उसे कहते हैं पर्दानशीं वुमेन।
लिटरल मीनिंग भी है, लेकिन यहाँ पर्दा नशी वुमेन, हम यहाँ पे जो पर्दा नशी वुमेन का मतलब, यहाँ पे हम एक इलिटरेट वुमेन की बात कर रहे हैं जो कंप्लीट सकल्जन में रहती है, जो किसी आउटसाइडर से बात नहीं करती और जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो contract with Pardanashi woman is presumed to have been induced by undue influence. A Pardanashi woman is one who observes complete seclusion because of the custom of the particular community to which she belongs. Any person who enters into contract with a Pardanashi woman has to prove that no undue influence was used. तो जो भी पर्सन पर्दानशी वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोर्ट ये मान लेगा कि यू हैव एक्सरसाइज्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर आप एक पर्दानशी वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने कोर्ट की प्रिजम्पशन को खंडित करना होगा, रिबूट करना होगा। और आप रिबूट कैसे कर सकते हैं? आप तीन बातें में से कोई एक बात साबित कर दीजिए। तो पर्दानशी वुमेन के पक्ष में जो कोर्ट ने प्रिजम्पशन लिया है वो खंडित हो जाएगा, वो रिबूट हो जाएगा। पहला है that the deed was executed actually by her with full understanding of what she was about to do। यानी आप ये साबित कर दीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया, जो जिस डीड पे उसने साइन किया, उसे अच्छे से पता था, पूरे होशोवाश में उसे अच्छे से पता था कि इस डीड का, इस एग्रीमेंट का क्या मतलब है। That she had full knowledge of the nature and effect of the transaction in which she is said to have entered, and she had independent and disinterested advice in the matter। आप इन तीन बातों में से किसी एक बात को साबित कर देंगे तो ये बात साबित हो जाएगी कि वुमेन वाज नॉट अ पर्दा नशी वुमेन। यानी इन नटशेल आपको ये साबित करना होगा कि पर्दा नशी वुमेन जो अपने आप को पर्दा नशी वुमेन क्लेम कर रही है वो एक्चुअली पर्दा नशी वुमेन नहीं है। आप ये बात कैसे साबित कर सकते हैं? तो तीन बातें हैं, तीनों में से कोई एक बात साबित कर दीजिए। पहली बात ये है कि डीड वाज एग्जीक्यूटेड एक्चुअली बाय हर विद फुल अंडरस्टैंडिंग, यानी वो पूरी बातों को समझती है, सब बातों को, सब साक्ष्यों को अच्छे से जानती है। दूसरी बात, दैट शी हैड फुल नॉलेज ऑफ द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन विच शी इज सेड टू हैव एंटर्ड, एंड शी हैड इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइस इन द मैटर। आप ये साबित कर देंगे तो ये बात खंडित हो जाएगी कि पर्दानशी वुमेन, वो वुमेन पर्दानशी वुमेन है, और ये केस प्रिजम्पशन से बाहर आ जाएगा। जब कोई केस प्रिजम्पशन से बाहर आ जाएगा तो वो नॉर्मल केस बन जाएगा, फिर जो पार्टी बेटर एविडेंस देगी उसके पक्ष में फैसला होगा। तो दैट वाज सेक्शन 16। यहाँ सेक्शन 16 खत्म होता है। अगला हम सेक्शन शुरू करेंगे, सेक्शन 17, दैट इज़ फ्रॉड।